हम अपनी बात कैसे मंच से रखें बिना डरे, बिना झिझके और बिना जवान को लड़खड़ाए। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं और उस कार्यक्रम के एक प्रकार से आप मुख्य वक्ता हैं। आपको बोलने के लिए 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का समय दिया गया है और जब आप बोलने वाले हैं तो सामने आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ शिक्षक बैठे हुए हैं, कुछ अभिभावक बैठे हुए हैं और कुछ समाज के संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं और आप गांधी जयंती पर मान लो बोलने वाले हैं। अब गांधी जयंती पर आपका भाषण होने वाला है तो गांधी जी के संबंध में आपकी संपूर्ण संकल्पना, आपके संपूर्ण विचार तैयार होने चाहिए, जानकारी आपकी पूरी तरह तैयार होनी चाहिए और साथ में बहुत बोझिल भी नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की होना चाहिए लेकिन शिक्षाप्रद होनी चाहिए, साथ में समीचीन होना चाहिए, वहाँ के श्रोताओं की नब्ज पकड़ के बात करना चाहिए। बात की शुरुआत सामान्यतः संबोधन से की जाती है। जो मंच पर बैठे होते हैं उनके लिए हम संबोधन करते हैं, जो सामने बैठे होते हैं उनके लिए हम संबोधन करते हैं। साथ में वहाँ पर कोई देवी देवता का इत्यादि का स्थान होता है या कोई तस्वीर, मान लो सरस्वती माता की फोटो रखी हुई है तो सरस्वती माता को भी संबोधित कर सकते हैं। अब मंच पर बैठे हुए लोगों की संख्या निश्चित है, सीमित है, अचानक कोई बढ़ गई है तो इतनी समझ आपको रखना होगी मुख्य वक्ता होने के नाते कि उस मंच पर कौन कौन बैठा है और किस स्तर का श्रोता है, उनको भी संबोधित करना चाहिए। जब हम खड़े होते हैं तो कम से कम माइक से हमारा मुंह 10 से 11 इंच दूरी पर होना चाहिए। लगभग मान के चलिए 1 फीट तक दूरी हो सकती है। इससे आपका वॉइस बहुत क्लियर होगा, आपकी ध्वनि बहुत ठीक ठाक होगी, आप सही बोल पाएंगे। साथ में शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलने से बचिए और बहुत पहुंच लेने से भी बचिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो चल गया, जब वो बोलते थे तो एक वाक्य बोलने के बाद दूसरे वाक्य को वो बोलने में वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा भ्रम होने लगता था, लेकिन बड़ी गंभीरता से बोलते थे और लोग उनको सुनते थे। वो उनकी एक शैली थी। हर व्यक्ति की वक्तृत्व कला की एक निर्धारित शैली होती है और उस शैली के अनुरूप श्रोता सुनते भी हैं। इसलिए श्रोताओं की नब्ज पकड़ के बोलिए और आपकी बात अंतिम श्रोता तक पहुंच जाए ऐसा बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका भाषण बड़ा लंबा होता है, आपका भाषण बड़ा ज्ञानमय होता है, गांधी जी पर आप बोलने वाले हैं और आपने गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोल दिया है तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है ये बताइए। यदि मान लीजिए आपने बुनियादी शिक्षा के ऊपर बात की है तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर वर्तमान में क्या काम हो रहा है बताइए। बताइए ना कि कम से कम 6वीं से लेके 12वीं तक के पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन शामिल की गई है, 6वीं से 8वीं तक में प्री वोकेशनल एजुकेशन शामिल की गई है। गांधी जी के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का ही तो ये काम किया जा रहा है। भारत में, संपूर्ण भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, स्वच्छ विद्यालय सर्वेक्षण हो रहा है, नगरों को, ग्रामों को स्वच्छ किया जा रहा है, उसके लिए रैलियां और जागरूकता हो रही है। ये गांधी जी के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का ही तो काम हो रहा है। गांधी जी के ऊपर जितना काम हुआ है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक आपका भाषण प्रभावशाली होना चाहिए। अतः अपने भाषण को जिस भी महापुरुष के संबंध में हो, जिस भी ओकेजन या जिस भी अवसर पर आधारित हो, उस अवसर के संबंध में बखूबी पूर्ण जानकारी होना चाहिए, उसके आसपास की भी जानकारी होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी तैयार होना चाहिए। कई बार होता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी 30 मिनट की बात की, उसके बाद 4-5 पत्रकारों ने आपको घेर लिया और आपके किसी वक्तव्य को लेकर के या आपके विषय को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी चालू कर दी, तो वहां पर भी आपको उत्तर देते आना चाहिए, उनके प्रश्नों का समन करते आना चाहिए, समाधान करते भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रोता आपसे बंधे रहें, जुड़े रहें,
इसके लिए बहुत जरूरी है कि कभी कभी श्रोताओं को संबोधित करना, श्रोताओं से कुछ क्वेश्चन करना, श्रोताओं से हाँ या ना, स्वीकारोक्ति इत्यादि करवाना। इससे श्रोता आपसे जुड़े रहते हैं। अच्छा वक्ता वही है कि श्रोता अंत तक जुड़ा रहे और जब आप बैठने लगे तो उसकी इच्छा हो वंस मोर वंस मोर वंस मोर। शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।